जो पेपर हम आज से पढ़ने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है आइडियाज इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट थॉट। ठीक है, आइडियाज इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट थॉट। हमारे कुछ दोस्त, हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने कहा सर इसको हिंदी में भी बताइए, है ना। तो सबसे पहली बात है आइडियाज, है ना, इसका क्या हिंदी में मतलब होता है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, विचार। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश ने बिल्कुल सही कहा, विचार। और इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, कोई बताए? संस्था। संस्था। और इंडियन का मतलब है, इंडियन का मतलब है भारतीय। सबको बोलना है लेकिन एक एक करके बोलना है, ठीक है ना। हाथ उठा लीजिए जिनको बोलना है, फिर मैं सबके पास आऊंगा। तो इंडियन हो गया भारतीय, और थॉट का मतलब हो गया क्या? विचार, चिंतन, है ना। तो आपको अब आइडिया थोड़ा बहुत लगा होगा कि इस कोर्स के अंदर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आज का भारत है 2023 जो है, इससे हम 1000 साल पीछे, 1500 साल पीछे जाएंगे हम, ठीक है, 2000 साल पीछे जाएंगे और उस दौर में लौटने की कोशिश करेंगे। आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, और हम जानेंगे कि उस दौर में किस तरह के राजनीतिक विचार थे, किस तरह की संस्थाएं काम करती थी, उस जमाने में क्या राजनीति नाम की कोई चीज थी तो कैसी थी। तो आप में से कोई ये सवाल कर सकता है कि हम आज से 2500 साल पहले या 2000 साल पहले जाके वहां पे क्या हासिल कर लेंगे, है ना। इतनी गर्मी में हम इतनी पुरानी बातों को बात करके क्या मिलेगा हमें? नहीं है। क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर में जो चीजें आज चल रही हैं, जो हम भारत के बारे में, हमारी जो अवधारणा है, जो हम अपने बारे में अपने आप को सोचते हैं, उस सब के तार 2500 साल पुराने हैं। उस दौर को समझना होगा अगर आप आज के दौर को समझना चाहते हैं। आप देखिए बहुत सारी बातें कही जाती है, अरे तुम तो इस धर्म के हो, तुम तो उस धर्म के हो। तो हम धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये धर्म होता क्या है। अगर कोई धर्म है तो धम्मा से कैसे अलग है, वो दंड से कैसे अलग है, वो न्याय से कैसे अलग है, वो नीति से कैसे अलग है। क्योंकि ये शब्द जो हैं इनके ओरिजिन 2000-2500 साल पहले हैं और इसके मतलब, इसके माने बदलते आ रहे हैं। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं? इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप चीजों को गहराई से समझें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, हम विकास करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो आपको पूछना चाहिए ये लोकतंत्र का मतलब क्या है। आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लोकतंत्र का मतलब गरीबों के इलाके में पानी का इंतजाम करना है लोकतंत्र का मतलब, या लोकतंत्र का मतलब झुग्गी और झोपड़ियों को तोड़ देना लोकतंत्र है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप चीजों को सही तरीके से समझें, गहराई से बातों को समझें। अगर कोई लैब में व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर आपका ब्लड का सैंपल अगर वो देखेगा किसी मशीन से, तो वो समझ पाएगा कि आपके अंदर में डेंगू है कि नहीं है, कि मलेरिया है। लेकिन अगर हम और आप जैसे व्यक्ति अगर उस चीजों को नहीं जानते हैं, साइंस नहीं जानते हैं, पैथोलॉजी की चीजें नहीं जानते, तो हमें तो सब कुछ एक ही तरह से दिखेगा।
तो आप लोग बेसिकली उसी तरह से डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर इंसानों को चीरा लगाने वाला डॉक्टर नहीं, समाज को समझने वाला डॉक्टर। धर्म क्या होता है, समझ रहे मेरी बात? जाति क्या होती है, वर्ण क्या होता है, राज्य क्या होता है, ये सारी चीज आप समझेंगे और उसका असर जो है आज भी आपको देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा पीछे का भारत, प्राचीन भारत कैसा था, तो कोई कहेगा प्राचीन भारत बहुत ही महान था। ठीक है, प्राचीन भारत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, प्राचीन भारत में हम बहुत ही महान थे, प्राचीन भारत में दूध की नदियां बहती थी, बाघ और बकरी एक ही जगह पे पानी पीते थे। एक तरह की बात ऐसे लोग करते हैं प्राचीन भारत में। और प्राचीन भारत में कुछ लोग ये कहते हैं अरे प्राचीन भारत में कुछ भी नहीं था, अरे बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ था, बिल्कुल भारत तो कुछ था ही नहीं, अरे भारत तो बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ था। तो इस कोर्स में ना हम ये बात कहेंगे कि प्राचीन भारत में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, और ना हम ये कहेंगे प्राचीन भारत में सब कुछ सही ही सही था। हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर कोई पूछे कि ये कैसे छात्र हैं, अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल महान है छात्र, इनसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। और मैं ये कहूं कि कुछ भी नहीं जानते, ये भी बात सही नहीं है। हमको इनकी लेखनी को देखना होगा और कहना होगा कि ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं, हिस्ट्री में थोड़े अच्छे नहीं हैं, इनकी लेखनी बहुत अच्छी है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो हम उसको बहुत ही उसको तौलेंगे। ये नहीं है कि हम उसको या तो उसकी तारीफ करेंगे और नहीं तो उसकी बुराई करेंगे। तो हम ये जो पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत को ना तो हमें उसकी सिर्फ बड़ाई करते करते रहना कि नहीं नहीं पहले तो कुछ गड़बड़ था ही नहीं, और ना हमें कहना कि प्राचीन भारत जो है उसमें तो सिर्फ बुराई और बुराई के अलावा कुछ भी नहीं थी। ये नहीं है। प्राचीन भारत में बहुत ऐसी चीजें हुई जो आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है, उसे हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम लेके कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स का डिजाइन करने का यही मतलब है कि आप राजनीति शास्त्र को जब पढ़ने जा रहे हैं तो भारत के आधुनिक काल के राजनीतिक शास्त्र को समझने के लिए आपको पुराने जमाने के जो राजनीतिक शास्त्र है उसको समझना पड़ेगा। अगर पहले की जानकारी आपको अगर अच्छे से हो जाएगी तो आपको आज भी समझने में आसानी होती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस थाने में, मान लीजिए आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया या नहीं किया, तो आपके बारे में पुरानी फाइल भी मंगा के देखी जाती है ना आपके बारे में कि इनका रिकॉर्ड कैसा है, ये कैसे हैं। तो उसी तरह से हम भारत देश में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, हमारा कंसर्न आज ही का राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन आज के राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हम पीछे भी जाते हैं क्योंकि वो पीछे की बातें आज दोहराई जा रही है। कोई कह रहा है इस भारत में जो भारत का जो राष्ट्र होगा वो किसी एक धर्म विशेष पे बनाया जाएगा, कोई कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसी गलत बातें हैं। तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल जो आपको बहुत सारी चीजें जो पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में, चौक चौराहे, ट्रेन में जो आप सुनते हैं उसके कहीं ना कहीं तार उस जमाने से जुड़े हुए। कौटिल्य कौन थे? आपने सुना होगा कौटिल्य के नाम पे बहुत सारा रास्ता भी, कौटिल्य हमारे कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य ने राज्य के बारे में क्या कहा है, उन्होंने राज्य की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। तो वो बड़े बड़े विचारक थे, उनकी बातों को हमें पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ना हमें उसकी सारी बातों को ढोल पीटना है। ये तो ऐसी बातें कह दी कि कोई ऐसा नहीं कहा, और ना कहना अरे कुछ भी नहीं कहा। नहीं, जो अच्छी बातें हैं उसको अच्छा कहना है, जो चीजें अच्छी नहीं है उसको कहना है कि नहीं आज के दौर में रेलेवेंट नहीं है। तो हम एंशिएंट टाइम में क्या करेंगे, हम जाके पहले की चीजों को अगर हम समझेंगे तो आज समझने में हमें आसानी होगी। अगर हम पहले की चीजों को, माजी को, अगर हम पास्ट को पढ़ेंगे तो आज को समझने में हमें आसानी होती है। तो हम पूरे कोर्स के दौरान में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो हम तो पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीति चिंतन पढ़ेंगे हम लोग। और हम इस कोर्स में भारतीय राजनीति चिंतन जो है प्राचीन दौर के, पुराने दौर के हम पढ़ेंगे। कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, हम मनु के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद महावीर के बारे में पढ़ेंगे और बड़े बड़े जो चिंतक थे उनके बारे में। अब महावीर जी की क्या मतलब शिक्षा थी,
बुद्ध की क्या शिक्षा थी, बुद्ध ने क्या कहा, ज्ञान के बारे में बुद्ध ने क्या कहा, समाज के बारे में बुद्ध ने क्या कहा। तो ये सारी चीजों को हम उसके साथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संस्थाओं के बारे में। संस्था का मतलब आपको, जैसे आप आते होंगे, संस्था का मतलब जाति प्रथा का संस्था कैसा था, वर्ण व्यवस्था का संस्था कैसा था, सुन लीजिए, वहां पे जो अर्थव्यवस्था जो थी उसका संस्था कैसा था, कृषि और उद्योग के धंधे कैसे थे, तो ये सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जाति प्रथा का जो सिस्टम है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जाति वर्णा। अब यहाँ पे क्लास में बैठे हुए सब लोग हैं, अगर हम सबसे पूछे जाति प्रथा के बारे में कुछ बताइए, क्या जाति प्रथा सही है, कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है, कोई कहेगा कि अंग्रेजों ने आके जाति प्रथा पैदा कर दी, पहले हमारे समाज में सब कुछ अच्छा था, कोई कहेगा कि नहीं ये पहले से ही था। तो हमको इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए कि नहीं, नहीं तो हम कब तक अफवाह सुनते रहेंगे। तो बहुत लोगों को मानना है कि नहीं, जाति प्रथा जो है इसका आप जड़ जो है कदीम भारत में, प्राचीन भारत में देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अंग्रेजों ने आके जाति प्रथा को हवा दे दी बहुत ज्यादा। क्या सही है, ये हम कोर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, आंखें खोल के पढ़ेंगे, साफ दिल से पढ़ेंगे, है ना। सफेद को सफेद कहेंगे, स्याह को स्याह कहेंगे। क्योंकि आप लोगों को, अगर मान लीजिए मैंने कुछ आपको असाइनमेंट दिया लिखने के लिए, तो ये मत समझिए कि असाइनमेंट में मेरे मुताबिक आपको लिखना होगा। आपको जो दिल में लगे वही लिखिएगा, मैं मार्क्स आपको कम नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग सोचने वाले इंसान हैं। इंसान जो है वो दूसरे जानवरों से अलग इस सेंस में है कि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, अपनी भावनाओं को एक बेहतर और ढंग तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। पोइट्री के थ्रू कर सकता है, लेख लिख के कर सकता है, पेंटिंग करके कर सकता है, गाना गा के कर सकता है, लेख लिख के कर सकता है, किताब छाप के कर सकता है, और यूट्यूब पे वीडियो बना के भी कर सकता है ना। तो इंसान के अंदर में क्वालिटी है। तो मेरे क्लास के अंदर में इसलिए कोई पेनलाइज नहीं होगा, इसलिए किसी को सजा नहीं मिलेगी, अरे मेरे बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, नहीं। आपको जो सही लगे वही कीजिए। अगर आप मेरे विचार से अलग भी बोलेंगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और चीज है, कॉलोनियल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियल नॉलेज का मतलब समझते क्या हुआ? कॉलोनियल का मतलब होता है, ये बना हुआ है वर्ड कॉलोनियलिज्म से, इसका मतलब होता है उपनिवेशवादी, उपनिवेशवाद। यानी जो अंग्रेजों का दौर था उस दौर में ज्ञान को बनाया गया, ज्ञान को पैदा किया गया। तो हमारे देश के बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों का कहना है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने न सिर्फ हमारे देश में शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, अपने पुलिस से हमारे खिलाफ दमन किया, बल्कि उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से आज हम लड़ रहे हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, लोगों को बांटा और फूट डाला, धर्मों के बीच में दूरियों को बढ़ाया, जातिगत जो दूरियां थी उनको बढ़ाया। इस तरह के आरोप जो थे राष्ट्रवादी नेताओं के थे। लेकिन अंग्रेजों का कहना यह था कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम तो आपके मुल्क में आए थे आपको सभ्य बनाने के लिए, हमने तो वही लिखा जो यहाँ की सच्चाई थी, हमने सच्चाई लिख दी, तो आपको कबूल नहीं है। तो हम इस पूरे कोर्स के बाद ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या अंग्रेजों ने जो बातें बताई कहाँ तो कोई सही है, कहाँ तो कोई गलत है। क्या अंग्रेजों की बताई बातों की वजह से हम आज तो नहीं लड़ रहे हैं? अंग्रेजों ने क्या बात बताई, कौन कौन सी किताबें लिखी? आज अंग्रेज हमारे बीच में नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हमारे देश में आज़ादी को 70, 75, 76 साल गुजर गए हैं। लेकिन बहुत लोगों को मानना है कि अंग्रेजों ने जो ज्ञान परंपरा पैदा की वो ज्ञान परंपरा के गुलाम आज हम भी हैं, आज तक हम उससे आज़ाद नहीं हुए हैं। तो अंग्रेजों के ज़माने में जो नॉलेज पैदा हुआ, तो नॉलेज पैदा होने के बाद अंग्रेज तो सत्ता छोड़ के चले गए, हम आज़ाद हो गए। लेकिन आज भी हम अंग्रेजों की तरह सोच रहे हैं। आज भी हमारी शासन प्रणाली जो है उसमें बहुत सारे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी चल रहे हैं। आपको पता होगा कि एक सेडिशन का केस होता है, सेडिशन का केस जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानियों के खिलाफ, आज कानून वो चल रहा है। जो इंडियन पीनल कोड है वो अंग्रेजों ने बनाया, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपने
तो अंग्रेजों के बहुत सारे चीजें चल रहे हैं। तो हमें इस क्लास के अंदर में ये भी देखना है अंग्रेजों ने उपनिवेशवादी दौर में क्या क्या किताबें लिखी गई, क्या क्या अवधारणाएं पेश की गई, क्या क्या बातें कही गई, वो कितनी सही है, कहीं उस वजह से तो हम नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम कॉलोनियल यानी उपनिवेशवादी दौर में जो ज्ञान बनाया गया उसका हम आलोचना भी करेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, क्यों हम आज लड़ रहे हैं, क्या उसके तार पहले तो नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों ने जब आए भारत में तो उन्होंने भारत के इतिहास को कालखंड में बांटा, ठीक है, एक प्राचीन भारत, एक मध्य भारत और एक आधुनिक भारत। और अंग्रेजों के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उनका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था उनका? जेम्स मिल ने किताब लिखे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जेम्स मिल ने क्या किया, भारत के इतिहास को जब लिखा तो उन्होंने उसको धर्म के आधार पर बांट दिया। यानी प्राचीन भारत को उन्होंने हिंदू पीरियड कहा, प्राचीन भारत को, और मध्य भारत को उन्होंने मुस्लिम पीरियड कहा। इस वजह से कई बार क्या हुआ कि धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता इस वजह से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राचीन भारत को हिंदू पीरियड कह रहे हैं तो प्राचीन भारत में और भी तो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का क्या हुआ? और अगर आप मध्य भारत में मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि सिंध में जो मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने अपनी सत्ता जो है वो 8वीं सदी में कायम की, लेकिन दक्षिण में मुस्लिम शासकों ने अपनी संस्था जो है वो बहुत लेट में 15वीं 16वीं शताब्दी में मतलब उन्होंने कायम की। तो बात यही है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता 8वीं सदी में कायम की और उसी भारत में 800 साल बाद या 700 साल बाद सत्ता स्थापित हुई, तो किसको मुस्लिम पीरियड कहेंगे भाई? माने मेरे कहने में इतना आसान नहीं है ना। आपके रीजन में मुस्लिम शासकों का रूल 800 साल बाद आया, तो आपके दौर में तो अलग टाइम में आए ना। तो मध्यकाल को पूरी तरह से ये कहना, मुस्लिम पीरियड कहना ये भी सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इतिहास को धर्म के चश्मे से देखा। तो जब इतिहास को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, हो जाएगी। और फिर क्या हुआ कि जब एंशिएंट टाइम को, जब प्राचीन भारत को कहा गया ये हिंदू पीरियड है, तो जो हिंदूवादी जो नेता थे उन्होंने कहा असली भारतीय तो हिंदू ही हैं। इस तरह की चीजों को हमें समझने की जरूरत है, इस चीजों को बहुत गहराई से समझने, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो इन्हीं सब प्रश्नों के आसपास में घूम रही है। तो हम लोग ऐसे पॉलिटिकल साइंस के ऐसे टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि चीजों को गहराई से देखें। और सुनिए, मैं आपको अपने विचार रखने के लिए मार्क्स कम नहीं देने वाला हूं, लेकिन क्लास के अंदर में एक होना भी चाहिए। अगर आपके विचार हैं, मेरे विचार अलग हैं, तो उसमें वाद विवाद होगा। और एक और बात जानिए, आपका नॉलेज मेरे से कम नहीं है। आप जिस एज में हैं तो आपके पास नॉलेज आपके अनुभव के आधार पे है और मेरा नॉलेज मेरे अनुभव आधार पे है। अगर आप भी 10 साल 15 साल पढ़ेंगे तो आप मुझसे भी ज्यादा जान जाएंगे। इसलिए आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए, कोई भी इंसान अगर अपने विचार को व्यक्त करे तो उसके लिए उसको पेनलाइज नहीं करना चाहिए, उसको सजा नहीं देनी चाहिए। तो हम उस जमाने में भी जो कॉलोनियल यानी उपनिवेशवादी दौर के जो नॉलेज हैं उनका भी हम आलोचना करेंगे। जब नॉलेज कह रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, सोशियोलॉजी भी आ गई, एंथ्रोपोलॉजी भी आ गई, सब कुछ आ गया। ज्ञान को हम देखेंगे कि जो तुमने भारत के बारे में जो बातें कही कितना सही है और कितना गलत है। हमारा कहने का मतलब जो रिच ट्रेडिशंस था, जो बहुत क्या कहेंगे, धनवान तो नहीं कहेंगे, बहुत ही विकसित जो विकसित हमारी परंपरा थी, उसके बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम अपने रिच ट्रेडिशन की बात करेंगे तो हम वहां पे ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आप ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं तो आप वास्तविकता से हट जाते हैं, है कि नहीं? ग्लोरीफाई का मतलब कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के महान करना, अरे इससे बड़ा तो कोई नहीं है। पुराने जमाने में जब कदीम जमाने के भारत को देखेंगे तो ठीक है, बड़ा समृद्ध था, बड़ा रिच था, लेकिन हम जब उसको देखेंगे तो एकदम इसलिए नहीं जा रहे कि हमें सिर्फ तारीफ ही करनी है। वहां पे
अगर वहां पे कोई चीज अगर हमको प्रॉब्लम दिखती है, अगर जाति प्रथा वहां पे दिखती है, या औरतों को अधिकार बराबर नहीं मिल रहे हैं, या अमीरी गरीबी की चीज दिखती है, तो हमें वहां पे उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। अगर आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने किसी मरीज का इलाज करने के लिए गए और उसको कोई बीमारी हुई और उसको कड़वी दवा देनी होगी और आप कहेंगे मैं नहीं दूंगा, ये तो मरीज मेरा बड़ा ही करीबी दोस्त है, इसको मैं कैसे दे सकता हूं, तो उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। उसी तरह से हम लोग जब पढ़ाने जाएंगे या पढ़ेंगे तो हमेशा दिमाग को खोल के रखेंगे। टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जो पोएट हैं भारत के राष्ट्रीय, उन्होंने भी कहा था कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर, जहां दिमाग में कोई भय ना हो। अब बहस करने से ही दुनिया आगे बढ़ती है। अब अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, मैंने बहस करने वाला ये भारत है। बहस करने का मतलब ये नहीं कि बिना मतलब की आलोचना, समझ। कोई कहे अभी गर्मी है, आपका नहीं गर्मी कहाँ है, अभी तो बरसात हो रही है, ये बहस नहीं है ना। ये बात नहीं है कि मतलब चीजों को बात करना, ओपन होना, डरना नहीं, है ना, सही बातें कहना, इसी से नॉलेज बढ़ते हैं। नॉलेज सिर्फ किताब में नहीं होते हैं, खुल के बोलना और आदर पूर्वक बोलना, ये नहीं है। किसी के बारे में अगर आप बोलें तो उनका अपमान नहीं करना। आप किसी की आलोचना भी करें तो उनको एक सम्मानजनक तरीके से बातों को रखें, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। और किसी की आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि आप महान हैं और जिसकी आलोचना हो रही है वो महान नहीं है। हमें एक आदर पूर्वक किसी भी हालत में किसी भी इंसान को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एंशिएंट इंडिया के रिच ट्रेडिशन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ उसका क्रिटिक भी करेंगे। क्रिटिक का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना। हम आलोचना भी करेंगे। कोर्स पढ़ने का मतलब है कि सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए, तो हम ये करेंगे। और इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग पढ़ेंगे स्टेट क्राफ्ट, राज्य की क्या नीतियां होती हैं, राज्य की क्या पॉलिसी होती है। जैसे आप लोग जब यूपीएससी की कभी तैयारी आगे करेंगे तो उसमें एक पेपर होता है इंडियन पॉलिटी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से उस जमाने में राज्य कैसे चलता था, राज्य की क्या क्या विचारधारा होती थी, राज्य की क्या पॉलिसीज होती थी, राज्य धर्म को कैसे देखता था, राज्य जो होता था वो मान लीजिए वंचित तबके को लेकर कितना सेंसिटिव था, महिलाओं को कैसा अधिकार देता था, राज्य में किन किन लोगों को अधिकार मिलते थे, किन किन लोगों को नहीं मिलता था, कृषि की पॉलिसी कैसी थी, टैक्स कितना लिया जाता था, अमीरी गरीबी कितनी थी। ये सारी बातें राज्य की जो पॉलिसीज होगी उसके बारे में हम उससे बात करेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में उसका कुछ महत्व है। अगर हम कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अर्थशास्त्र को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ के एग्जाम दे देना है और मार्क्स लेना। हम इसलिए पढ़ते हैं, क्या कौटिल्य जैसा विद्वान आज से 2000-2500 साल पहले अगर कुछ किताबें लिखी हैं तो क्या कुछ काम की बातें आज के लिए है? कुछ काम विचारों को हम क्यों पढ़ते हैं? आप अपने दादाजी या दादाजी उनकी बातें क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि कुछ ज्ञान की बातें हैं। दादाजी की सारी बातें सही नहीं है, लेकिन दादाजी की सारी बातें गलत भी नहीं है। जो आज के दौर में जो सही है वो हमें लेना चाहिए, मानवता के लिए, सबकी भलाई के लिए, किसी एक वर्ग, किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं, सबके हित के लिए। तो हम इसमें स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे और धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धम्मा के बारे में पढ़ेंगे, दंड के बारे में पढ़ेंगे, न्याय के बारे में पढ़ेंगे, नीति के बारे में पढ़ेंगे, सभा और समिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सभा और समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और दंड का मतलब आप समझ ही रहे, दंड का मतलब कि जो मान लीजिए कि सजा टाइप का, बिल्कुल। और न्याय जस्टिस हो गया, नीति भी। तो अब उसमें देखना पड़ेगा न्याय नीति में क्या फर्क है। देखिए शब्दों के बीच में भी बहुत माने अलग अलग होते हैं, एक शब्द के भी 10 माने होते हैं। न्याय के बारे में अगर पूछेंगे थिंकर ए से तो बोलेगा न्याय का मतलब ये, इनसे पूछा जाएगा न्याय का मतलब ये। तो आप जब बहुत सारे थिंकर की बातों को सुनते हैं तब आपको पता है ओके, मैं तो इतना न्याय बोलता था, इसका असली मतलब तो यही है, ये होता है। हमको कॉन्सेप्ट के साथ खेलना पड़ता है। जैसे मट्टी की आप जांच करते हैं ना हर जगह, यहाँ का सैंपल लिया, वहां का सैंपल लिया, तब आप कुछ एक चीजें कह सकते हैं। दिल्ली जो है, अगर आप उसका मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं या वाटर का सैंपल ले रहे हैं तो आपको कई जगह से लेना पड़ेगा, तब एक कंक्लूजन आपको मिलेगा। उसी तरह से न्याय के बारे में आप पढ़ेंगे, नीति के बारे में पढ़ेंगे, धम्मा के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जी 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 जी। और हम एक और चीज पढ़ेंगे, सभा और समिति।
सभा और समिति आप कहेंगे कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जब अंग्रेज इस देश में शासन करने के लिए आए तो अंग्रेजों ने अपने राज्य को, अपने रूल को सही कहने के लिए कहा कि भारतीयों को शासन प्रणाली का बहुत ज्ञान नहीं है, वो अभी सिविलाइज नहीं है, वो सभ्य नहीं है, तो हम आके उनको शासन व्यवस्था सिखला रहे हैं, और जब तक हम सिखला नहीं देते हैं तब तक हम ही राज करेंगे। छोटा बच्चा होता है ना, अगर छोटे बच्चे को अगर आप अस्पताल में लेके जाएंगे तो कोई गार्जियन भी वहां पे होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? गार्जियन कौन है? जब आप बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए आप 18 साल के से बड़े हो जाएंगे, तो कोई ये नहीं पूछता कि आपका गार्जियन क्यों है। लेकिन आप छोटे बच्चे होते तो हमेशा पूछा जाता है कि गार्जियन कौन है, इसका माता पिता कौन है, इसका रखवाला कौन है, इसका केयर टेकर कौन है। तो उसी तरह से अंग्रेज आए थे हम लोग का केयर टेकर बनने के लिए कि हम हिंदुस्तानियों को सिखाएंगे डेमोक्रेसी क्या है, रूल कैसे करते हैं, लोकतंत्र क्या है। तो उस जमाने में बहुत सारे जो विद्वान थे, भारतीय जो थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने पहले जमाने में जाके उन लोगों ने संस्कृत के बहुत सारे सोर्सेज और बाकी सोर्सेज का अध्ययन किया और कहा कि नहीं, ये गलत है अंग्रेज साहब, हमारे पुराने जमाने में हमें भी शासन प्रणाली आती थी, हमारे यहाँ भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, हमारे यहाँ सभा थी, हमारे यहाँ समितियां थी। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र का एक रूप हमारे पहले के जमाने में भी मिलता था। आप ये मत कहिए कि हमें शासन प्रणाली नहीं आती, आप हमें छोड़ के अब जाइए। हमें, उनके कहने का यही मतलब हुआ ना कि हमें आता है चलाना। वो दिखा रहे थे कि हमारे एंशिएंट टाइम में तो सभा और समिति थी, तो जब हम सभा और समिति को पढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये डेमोक्रेसी से कैसे अलग है, डेमोक्रेसी के कौन कौन एलिमेंट्स उसमें है। डेमोक्रेसी अगर मान लीजिए 100 साल बार या 200 साल पहले आया है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभा और समिति डेमोक्रेसी ही होगा। कैसे होगा? जो चीजें 200 साल पहले आई है, 100 साल पहले आई, वो चीजें तो 2500 साल पहले नहीं हो सकती है ना। लेकिन हम थोड़ा कंपैरिजन तो कर सकते हैं, है ना। और फिर हम वर्णा और जाति के बारे में पढ़ते हैं। वर्णा और जाति और कास्ट ऐसा वर्ड है कि दिन में आप 100 बार सुनते हैं, इस जाति को वोट करो तो उस जाति को वोट करो, तो ये जातियां कमजोर है तो वो जातियां आगे निकल गई है, तो रिजर्वेशन जाति पे क्यों होता है तो क्यों नहीं होता है, तो पॉलिटिशियन जाति का नाम क्यों नहीं लेते। हर वक्त जाति 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 की बात होती है ना। हुई तो हम जाति के बारे में पढ़ते हैं कि जाति क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको हजारों सालों से उनको दबाया गया है, उनका अन्याय किया गया, उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जाति की बात वो लोग बढ़ा रहे हैं जो भारत के समाज को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके बीच में यूनिटी न रहे। तो असली बात क्या है, हमको असली बात जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा तरीका होगा इस कोर्स को पढ़ाने का और पढ़ने का, हमारा तरीका होगा कि हम एक क्रिटिकल अप्रोच लेंगे, हम एक आलोचनात्मक तरीके से देखेंगे। हम ये नहीं है तारीफ करने के लिए नहीं है, ना हम किसी की बुराई करने के लिए आए हैं। सही बात होगी तो हम सही कहेंगे, बुरी बात होगी तो हम बुरी बात कहेंगे। जो चीजें आज के दौर में सही नहीं है, अब मान लीजिए महिलाओं को शिक्षा पहले नहीं दी जाती थी या महिलाएं शिक्षा हासिल नहीं करती थी, और कोई ऐसा चिंतक हो, कोई ऐसा विचारक हो जो कहे महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, महिलाओं को लोकतंत्र में भाग नहीं लेना चाहिए, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, महिलाओं को घर में ही रखना चाहिए, तो कितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो उसकी बात आज हम मानेंगे क्या? क्योंकि आज के दौर में महिलाएं भी बराबर हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को और मर्दों को बराबर का अधिकार है। तो कितना भी बड़ा विचारक होगा अगर इस तरह की बातें करता है तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि ये विचारक ने कहा कि महिलाओं को असमान अधिकार मिलना चाहिए, गलत है। तो आज के दौर में आप देखिए कि वर्णा और जाति कितना डिबेट है, हर वक्त डिबेट है वर्णा और जाति। आप लोग बात कर, अरे इसका एडमिशन हो गया, किस जाति से आ रहा है, वोट लेना है, किस जाति का है, ये लेना है, वो 24 घंटे बातें होती हैं जी। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं चल रहा है, मैं तो वही कर रहा हूं, हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग से वही तो बात मैं कह रहा हूं कि हम वर्णा और जाति को पहले से पढ़ेंगे। तो हमारा जो अप्रोच होगा ये, हम एक आलोचनात्मक दृष्टि से चीजों को देखेंगे। हम किसी की तारीफनामा लिखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, और ना हम किसी की बुराई करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज है, देखिए हम लोग बहुत पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। आप लोग का माइंड बिल्कुल फ्रेश है, मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, खुले मन से पढ़ेंगे, आप सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक बन सकते हैं। आप जो कहता है कि एंशिएंट पीरियड डार्क पीरियड था, ये भी हम नहीं मानेंगे। आज जो कह रहा है कि एंशिएंट पीरियड एकदम महान था, ये भी बात सही नहीं है। महान कहना भी उसी तरह से है और बेकार कहना भी उसी तरह से। हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में न देख के क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। अगर हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो ना हम कहेंगे कौटिल्य से बड़ा कोई थिंकर तो आया ही नहीं, ये भी बात गलत है। और हम कहें अरे कौटिल्य ने क्या क्या कुछ भी नहीं किया, नहीं, ऐसे अप्रोच से पढ़ाई नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव तरीके से होती है ना। उसी तरह से जो किताब आप पढ़ें अच्छा है, और अच्छा क्या है, जो समाज के भलाई के लिए है, जो गरीब लोगों के भलाई के लिए है, जो कमजोर और वंचित के भलाई के लिए, जो सबके भलाई के लिए है। तो हम ना इसको डार्क मानेंगे ना अंधकार वाला मानेंगे, और ना बिल्कुल हम इसको कहेंगे एकदम चमक दमकता, कुछ दिक्कत ही नहीं थी। हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिक भी करेंगे, आलोचना करेंगे पास्ट का, किससे, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो गरीब कास्ट के लोग थे, जो कमजोर तबके के लोग थे, उनके साथ क्या न्याय मिला, क्या महिलाओं को न्याय मिला, क्या जो गरीब लोग थे, क्लास का मतलब वर्ग, जो गरीब वर्ग के लोग थे, क्या उनको न्याय मिला। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मान लीजिए और भी पुरानी बात है, वहां पे जब लोग मर जाते थे तो उनको गाड़ दिया जाता था। तो जब उनके कुछ लाश मिले तो कुछ लोगों के लाश के पास से बहुत ही कीमती मेटल के मिले थे, मतलब गहने, और कुछ लोगों के पास बहुत कीमती नहीं मिले थे। तो ये क्या बात बताता है इतिहासकार का, कि कुछ लोग अमीर बहुत थे और कुछ लोग गरीब थे। शमशान में अगर हम जाएंगे और किसी लाश के पास देख रहे हैं कि बहुत महंगे महंगे चीज वहां पे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो अमीर है, और जिसके पास लकड़ी भी नहीं इसका मतलब गरीब है। तो आपको चीजों को अमीरी गरीबी के भी नजर से देखना होगा, और आपको हमेशा गरीबों, वंचितों, कमजोरों के हितों को आगे करना चाहिए। पढ़ाने का यही मकसद है। और हम लोग एक और बात करेंगे, प्लूरलिज्म की बात करेंगे। प्लूरलिज्म का मतलब होता है विविधता की बात करेंगे, बहुलता की बात करेंगे। एक तरह की बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो एक तरह की बात होती है और एक तरह की जो हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री कुछ ही लोगों के फायदे में होती है और बाकी लोगों के फायदे में नहीं होती है। इसलिए ये जो भारत है, ये सबका देश है। जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता है, उसकी कोई भी जाति हो, उसका कोई भी धर्म हो, उसका कोई भी संप्रदाय है, वो मर्द हो चाहे औरत हो, सब लोगों का भारत है। इसलिए कोई कहे कि ये भारत मेरा ही है और दूसरों का नहीं है, ये भी बात नहीं चलेगी। और हमारे संविधान में प्लूरलिज्म यानी विविधता है ना, एकता भी है और क्या है, विविधता भी है। यानी हमको इस क्लास के अंदर में अगर हिंदी बोलते हैं इनका भी सम्मान करना है, या अंग्रेजी बोलते हैं इनका भी सम्मान करते हैं, कोई बांग्ला बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, उसका सम्मान करना होगा। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। हमारा अप्रोच जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, और बहुलता की हम बात करें, ना कि एक ही तरह की हिस्ट्री सही है, एक ही तरह का ट्रुथ सही है। ये गलत बातें हैं। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो एक तरह का हिस्ट्री, एक तरह का बातें, ये सही नहीं है। हमको क्रिटिकली देखना है, आलोचनात्मक तरीके से देखना। आखिरी बात यही कहूंगा कि एंशिएंट इंडिया को ना तो हमें कहना वाह 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 बहुत कुछ भी बुरा नहीं था, बहुत बहुत, ये भी गलत है। और ना ये कहना कि अरे वो तो बेकार ही था। ना डार्क पीरियड था एंशिएंट इंडिया, और ना एंशिएंट इंडिया ग्लोरियस पीरियड था। हमको चीजों को सही पर्सपेक्टिव में उसको देखना है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछिए।